बहू, अरे ओ कविता बहू, कहाँ हो? क्या हुआ मालकिन? अरे रेखा, मैं कविता को बुला रही हूँ, जाने किस कोने में घुस जाती कि सुनती नहीं है। वो बिट्टू को सुला रही है ना, आप बताइए, मैं आपका काम कर दूंगी। अरे रेखा, तू तो हमारा काम हमेशा करती है, कभी मेरी बहू को भी कुछ काम करने दे। ठीक है, लेकिन अभी वो बिट्टू को सुला रही है, बिट्टू की नींद भी तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात भी ठीक है। तो चल एक काम कर, मैं क्या कर रही थी, वो जरा ना तो सरोज अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसके पति राकेश की आवाज आई। देखा, मेरे जॉगिंग वाले जूते कहाँ हैं? मुझे जॉगिंग करने जाना है। लो कर लो बात, अब इनको इनके जूते भी रेखा ढूंढ कर दे। कोई बात नहीं मालकिन, मुझे पता है वो कहाँ रखे। मैंने ही तो रखे थे कल जब मालिक ने उतारे थे। अभी 1 मिनट पे देकर आती हूँ। अच्छा, लेकिन मेरा काम तो सुनती जा, या मालिक के आगे मालकिन की कोई हैसियत ही नहीं है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बताइए ना क्या काम है। एक कप चाय बना दे। जो हुक्म मालकिन, यूं गई और यूं आई। रेखा ने राकेश के जूते उसे दिए, फिर सरोज को चाय पिलाई। तब तक कविता बिट्टू को सुला कर आ गई। उसने खाने के साथ मीठे की फरमाइश रखी। आंटी, आज खाने के साथ कुछ मीठा बना लीजिएगा। सुबह ऑफिस जाते समय हितेन क्या कर गए थे, और हमारे देवर जी जो है ना करण, उनको भी मीठा बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ खीर बना लीजिए, अच्छा आइडिया है। ठीक है बहुरानी, जैसा आप कहें, आपका हुक्म सर आंखों पर। रेखा हंसती हुई किचन में चली गई। तभी उनकी पड़ोसन लीला आई और बोली, क्या बात है भैया, ये तुम्हारी काम वाली तो फटाफट काम करती है, मेरी वाली तो बस टालती रहती है। अरे उसे काम वाली ना कहो, वो हमारे साथ फैमिली मेंबर की तरह रहती है, और हम भी उसे वैसा ही समझते हैं। तभी तो 10 रुपए की सैलरी में 100 रुपए वाला काम करती है। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम उसका शोषण कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने, लेकिन हाँ, तुम्हारी काम वाली, सॉरी, मतलब तुम्हारी फैमिली मेंबर बड़ी दानवीर है। सो तो है। वक्त गुजरता गया और एक दिन अचानक ही घर में एक बड़ी खबर गूंजी। रेखा, हाँ वही रेखा जो इस घर की रूह बन चुकी थी, अब माँ बनने जा रही थी। 5 साल की शादी के बाद जब उसे ये सौभाग्य मिला तो उसकी आंखें खुशी से छलक पड़ी। उसने सबको खुशखबरी दी। मालकिन, मुझे एक बात कहनी थी। हाँ बता ना, ऐसे रो क्यों रही है? किसने कुछ कहा क्या? पति से लड़कर आई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे बाप रे, ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी है। कविता, करण, सुनो जरा। क्या हुआ मम्मी जी, सब ठीक तो है? सब कुछ ठीक है। और क्या, रेखा माँ बनने जा रही है। सच? अरे वाह, बधाई हो रेखा आंटी। बिट्टू को खेलने के लिए छोटा दोस्त मिल जाएगा। मेरा दोस्त? कौन है मेरा दोस्त? कहाँ है? बुलाओ उसे। अरे बगले, रुक जा, थोड़ा इंतजार कर, आ जाएगा। धन्यवाद बाबूजी, बहूजी, सबको। पूरे घर में रेखा के लिए बधाइयों की बारिश होने लगी। लीला पड़ोसन तक बोली, रेखा तू तो छा गई बहन, अब तो सास भी बन जाएगी कभी। सास बनने से पहले माँ तो बन जाओ, यही बात है मेरे लिए। वैसे तू पहले भी गर्भवती हुई थी ना, उसका क्या रहा था? लीला, तुमको जरा भी अकल नहीं है, इस समय ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो? अच्छा सॉरी पापा। रेखा ने अपने पहले 8 महीने तक काम पर जाना नहीं छोड़ा, चाहे पेट फूल जाए या थकान हद से बढ़ जाए। रेखा रोज समय पर आती, झाड़ू पोछा करती और सबसे बड़ी बात, मुस्कुराना नहीं भूलती। आखिरी महीना आते ही सरोज ने साफ कह दिया, रेखा अब बहुत हो, आखिरी महीना है, अब तू आराम कर, तुझे पैसे मिलते रहेंगे, तेरा काम हम लोग संभालेंगे। नहीं मालकिन, काम मेरे लिए बोझ नहीं, आशीर्वाद है। पर जैसी आपकी मर्जी। चली जाए वरना काम से निकाल दूंगी। हाँ। अच्छा, जा रही हूँ। समय आया, रेखा को बेटा हुआ, एक प्यारा सा गोरा चिट्टा हंसमुख बच्चा। फिर 3 महीने बाद रेखा काम पर लौट आई। अरे रेखा तो फिर आ गई, अभी तो तूने बच्चा पैदा किया है। हमारी बच्चा भी अब मुस्कुराता है जब मैं काम करती हूँ, जैसे देखभाल भी मिल रही है और मुझे चैन भी। ऐसी लगन कहीं नहीं देखी, तो सच में इस घर की लक्ष्मी है। समय यूं ही रेंगता रहा और घर में फिर शहनाइयों की गूंज सुनाई दी। करण की शादी तय हो गई निधि नाम की सुशील लड़की से। शादी धूमधाम से हुई और जब निधि इस घर में पहली बार आई, चाची, मेरी नई चाची आ गई। ये निधि बहू, ये तुम्हारा ही घर है, बिल्कुल पराया ना समझना। जी, ऐसे क्या शर्मा रही हो, थोड़ा खुलकर बोलो। अरे भैया, आखिर वो दुल्हन है, थोड़ा तो शर्माने दो। सब हंस पड़े। फिर मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। सबने गिफ्ट दिए, आशीर्वाद दिए और फिर आई रेखा। बहुत तेरा स्वागत है, ये ले मेरी तरफ से छोटी सी भेंट। दीदी, ये कौन है? ये हमारी काम वाली है, पर हम इन्हें आंटी कहते हैं। ये सिर्फ काम वाली नहीं है, ये इस घर की जान है। तुम भी इन्हें आंटी ही कहना। ये कमाल का परिवार है, काम वाली को भी कितना सम्मान देते हैं, और ये औरत, इन्हें देखो कितनी आत्मीयता से मुझे गिफ्ट दे रही है। रेखा और निधि की भी खूब जमी।
निधि भी रेखा को आंटी कहने लगी और न सिर्फ कहने लगी बल्कि मानने भी लगी। अरे मुझे मायके जाना है, लेकिन बिट्टू को स्कूल से कौन लाएगा? निधि से कहूँ क्या? तभी रेखा पीछे से बोल पड़ी, अरे बहू जी चिंता ना करो, मेरा काम लगभग पूरा हो गया है, मैं बिट्टू को स्कूल से ले आऊंगी। नहीं आंटी, आप भी थक जाती होंगी। ये तो बिट्टू मेरा भी तो बेटा है, बस समझ लीजिए मेरी गोदी का एक और फूल है। अरे पर आपको अपना बच्चा भी तो देखना होगा। वो अपने पापा के पास है, आप बेफिक्र हो जाइए। और हुआ भी वही। रेखा समय पर स्कूल पहुंची। बिट्टू दौड़कर उसकी गोद में आया। रेखा ने उसे अपनी ममता की छांव में छुपा लिया। कविता ने जब लौटकर देखा कि बिट्टू पेट भर खा चुका है, हंस रहा है और रेखा उसे कहानी सुना रही है, तो उसकी आंखें नम हो गई। माँ जी, ये औरत इस घर की असली देवी है। हाँ बहू, रेखा नहीं होती तो ये घर भी सिर्फ ईंट पत्थर होता। एक सुबह का समय था। घर के आंगन में धूप खिल रही थी, लेकिन सरोज के चेहरे पर शिकन थी। वो बार बार माथा पकड़कर बैठ जाती। धीरे धीरे उसका शरीर कांपने लगा, पसीने की बूंदें झलकने लगी। राकेश, शीतन और करण किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे। कविता बिट्टू को सुला रही थी और निधि मायके गई हुई थी। ऐसे में घर में बस एक ही इंसान था जिसने उस दिन घर नहीं छोड़ा, वो थी रेखा। मालकिन, आपको क्या हो रहा है? अरे बाप रे, माथा तो तप रहा है, सांस भी तेज चल रही है। रेखा, लगता है कुछ ठीक नहीं है। हे भगवान, अब क्या करूं? कोई है भी नहीं इस घर में। रेखा ने बिना कुछ सोचे समझे सरोज को सहारा देकर उनके कमरे में पहुंचाया, पानी पिलाया, माथे पर ठंडी पट्टी रखी, बगल की डॉक्टर शर्मा को बुलाया जो पड़ोस में रहती थी। अच्छा किया रेखा, समय पर बुला लिया। इनका बीपी बहुत लो है, देखभाल की जरूरत है। डॉक्टर दीदी, आप बस दवा बता दीजिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। पूरी रात रेखा ने माँ की तरह सरोज की सेवा की। दूध गर्म किया, टाइम पर दवाई दी, हर आधे घंटे में उठकर हालचाल देखती। न खुद सोई न कुछ खाया। अगली सुबह जब राकेश, ईतिन और करण वापस लौटे तो जो देखा वो देखकर हैरान रह गए। सरोज, क्या हाल बना रखा है? मॉम ठीक तो है? क्या हो गया था? हाँ ठीक हूँ। अब सब ठीक है मालिक, मैंने देखभाल कर ली, अब आप लोग चिंता मत कीजिए। अरे रेखा आंटी, आपने अकेले ये सब? काम वाली हो ना, काम मेरा धर्म है। सरोज की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने रेखा को गले लगाया और अपनी अलमारी से एक नई सिल्क की साड़ी निकाल कर लाई। ये लो रेखा, मेरी तरफ से। इस साड़ी में भगवान बसते हैं। तूने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। मालकिन, सेवा के बदले इनाम नहीं चाहिए, बस दुआ चाहिए। पूरा घर भाव विवल हो गया। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। कुछ दिन बाद, अरे ये हलवा बनाया था मम्मी के लिए, लेकिन अब तो निकलने का समय ही नहीं बचा, क्या करूं? आप चाहें तो मुझे दे दीजिए बहू जी, मेरा घर भी उधर ही पड़ता है, मैं पहुंचा दूंगी। पर आपका घर तो हमारे घर से पहले ही है। अरे तो क्या हुआ, सेवा का रास्ता छोटा बड़ा नहीं होता, बस नियत होनी चाहिए। हे भगवान, कितनी दरिया दिल औरत है ये। रेखा ने हलवा सही सलामत निधि के मायके पहुंचा दिया। आंटी, आप सच में सुपर वुमन है। हर काम, हर जगह, हर समय मौजूद। नहीं बहू, मैं बस इंसान हूँ, बस दिल से काम करती हूँ। फिर एक दिन रेखा अपने गांव से लौटी और आते ही बोरी में कुछ लेकर आई थी। अरे देखो सब लोग क्या लाई हूँ, ये रहे गांव के गोंद के लड्डू, मक्की की रोटी और आम के अचार। अरे इतनी सारी चीजें। हाँ, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। कविता और निधि दोनों थोड़ी असहज हो गई। उन्हें लगा अब रेखा जरूरत से ज्यादा घर की बनने लगी है। इसी दौरान लीला भी आई। अरे सरोज, मैंने तो अपनी नौकरानी को सावन के अवसर पर मिठाई और साड़ी दी है। त्योहार में दिल बड़ा करना चाहिए ना। सही कहा आंटी, पर सभी नौकरानियां वैसे कहाँ होती है। तभी रेखा मिठाई का डिब्बा लेकर आई। ये लीजिए, ये सावन स्पेशल पेड़ा है, हमारे गांव में बनता है, सबको बांटने लाई हूँ। सरोज तो खुश होकर पेड़ा लेने लगी, पर कविता और निधि का चेहरा उतर गया। उन्हें लगा जैसे उनकी नौकरानी ने उन्हें लीला आंटी के सामने नीचा दिखा दिया। देखा आपने, अब ये तो मिठाई बांट रही है, लीला आंटी के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाँ, ये काम वाली है या सुपरस्टार, हर चीज में घुस जाती है। अब तो कुछ करना पड़ेगा। हमें ना इसकी जरा बेइज्जती करनी होगी, तभी समझेगी अपनी हद। रेखा की ममता, मेहनत और निस्वार्थ सेवा ने पूरे घर को अपना बना लिया था, लेकिन अब उसी घर में दो दिलों में संदेह, ईर्ष्या और अपमान के अंकुर फूटने लगे थे। कविता और निधि दोनों को अब रेखा की अच्छाई दिखावा लगने लगी थी। और फिर एक सुबह की शुरुआत हुई आरोपों के तूफान से। रेखा आंटी, ये क्या झाड़ू लगाया आपने? कोने में तो धूल ऐसे जमी है जैसे सदियों से किसी ने छुआ ही नहीं। अरे बहू, मैंने तो पूरे घर में, आपके पूरे घर में करने का तरीका ही गलत है। रसोई की सिंक पे पानी की छींटे हैं, क्या यही है सफाई? मैं अभी पहुंच देती हूँ बहू जी, वो जरा बिट्टू को संभाल रही थी ना। बहाने मत बनाइए, अब उम्र हो गई है आपकी, शायद अब काम नहीं होता होगा आपसे। रेखा की आंखें डबडबा गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाकर काम में लग गई। लेकिन तूफान थमा नहीं था। अगले दिन फिर वही हुआ। ये क्या चाय बनाई है पानी पानी से? दूध डाला भी था या सिर्फ रंग डाल दिया?
और रोटी देखो, जले हुए हिस्से काटने तक की जहमत नहीं उठाई आपने। अब हम लोग क्या जला खाना खाएंगे? मैं दूसरी बना देती हूँ बहू। रहने दीजिए, अब बनाने का नाटक मत कीजिए। और सुनिए, अब रोज इसी तरह की लापरवाही हुई तो अच्छा नहीं होगा। माफ कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगी। रेखा की आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। चुपचाप काम किया और उसकी नम आंखों से घर के हर कोने को संवारा। लेकिन अब कविता और निधि को उसकी चुप्पी पर भी शक होने लगा। ये औरत 2 बार भी इज्जत की, लेकिन टस से मसी नहीं है। कहीं इसको कोई लालच तो नहीं है? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। शायद सोचती हूँ कि इतने साल काम किया है, अब कुछ मिलेगा, प्रॉपर्टी में नाम, पैसा, पता नहीं क्या क्या सोच रही हो। इससे पहले कि ये हमारे घर की बेनिफिशियरी बन जाए, इसे बाहर निकालना ही ठीक होगा। और फिर दोनों पहुंची सरोज के पास। मम्मी जी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, कहो बहू। हमें लगता है अब रेखा आंटी को हटाने का समय आ गया है। क्या हटाने का? पर क्यों? अब देखिए, एक तो वो एक भी काम अब सही से नहीं करती, ऊपर से हर जगह घुसपैठ। कोई भी मेहमान आए तो उनसे पहले मिठाई बोले आती है। अरे हम करने जाते उससे पहले वो कर देती है। अब आप ही सोचिए, हमारी बेइज्जती होती है। वो ना जरूरत से ज्यादा अपनी बन गई है इस घर की। अरे तो क्या हुआ, कोई घर की सेवा करे, सबका ध्यान रखे, क्या उससे उसे निकाल देना चाहिए? तो अब क्या आप उसे हम बहुओं से ऊपर रखेंगी? मैं किसी को ऊपर नीचे नहीं रखती, लेकिन जिसने मेरे बीमार होने पर पूरी रात सेवा की, उसे एक झूठे आरोप पर निकाल दूं? नहीं बहू, माफ करना, रेखा कहीं नहीं जाएगी। सरोज की बात सुनकर दोनों बहुओं के चेहरे तमतमा उठे। अब उनके पास एक ही रास्ता था, अपने पतियों को साथ लेना। आपसे एक बात कहनी है, मम्मी किसी भी हाल में रेखा को घर से निकाल नहीं रही है, लेकिन देखो अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मत बर्दाश्त करो, अपना काम खुद कर लो। किसी से काम करवाने का अधिकार हो तो आदर भी करना सीखो। आप उसका पक्ष ले रहे हैं? मैं सच का पक्ष ले रहा हूँ। काम वाली है तो क्या इज्जत नहीं है? तुमसे कम नहीं है वो, याद रखना। आपको पता है, आपकी मम्मी रेखा को घर से निकालने से मना कर रही है, ऊपर से कविता दीदी के सामने बात भी रख दी। तो क्या हुआ, तुम काम करवाओ या खुद करो, रेखा पर सवाल क्यों उठा रही हो? तो अब मैं कुछ भी कहूँ, आप भी इसका साथ दोगे? अगर बात गलत है तो हाँ, मैं भी वही कहूँगा जो सही है। दोनों बहुओं के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन इतना सब होने के बाद भी रेखा ने हार नहीं मानी थी। रोज सुबह उठकर वो वही काम करती, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और बिट्टू की देखभाल। वो बिट्टू को नहलाती, तेल लगाकर बाल संवारती, फिर उसकी फरमाइश पर लोरी भी गाती थी। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जा तू मीठे सपनों में गुम। एक दिन की बात थी, दोपहर का समय था। बिट्टू जिद पर अड़ा हुआ था, खाना नहीं खा रहा था। कविता बार बार मना रही थी, लेकिन वो तो मुंह ही फेर लेता था। इस बच्चे को ना आदत हो गई इसकी, देखो जरा 3 बार से खाना नहीं खा रहा है। तभी रेखा काम करते करते पास आई। उसने झुककर बिट्टू को देखा, आंखों में ममता थी। अरे बेटा, मम्मा से नाराज हो क्या? बिट्टू ने कुछ नहीं कहा, बस उसके गले लग गया। रेखा ने उसे गोद में उठा लिया। वो खुद थकी हुई थी, पसीने से तरबतर, पर ममता कहाँ थकती है। रेखा बैठकर अपने आंचल से बिट्टू को हवा करने लगी। आज मम्मा अपने हाथ से खिलाएगी, देखो तो कितना यम्मी खाना है ये। और वाकई जैसे किसी जादू सा हुआ हो, बिट्टू ने एक एक निवाला खाना शुरू कर दिया। ये नजारा जब कविता ने देखा तो उसका खून खौल गया। हमें ही निकाल दो इस घर से, जब हमारा बच्चा हमें छोड़कर इसके हाथ से खाएगा तो क्या रह गया बाकी? निधि के पास आई, दोनों के चेहरे पर तमतमाहट थी। और इतनी सेवा करिए बिट्टू की जैसे इसकी माँ हो, हद है। निकालो इसे अभी के अभी। रेखा चौंक गई। बिट्टू उसकी गोद में सहमा बैठा था, उसकी आंखें नम हो गई। मैंने तो बस अपना समझकर खिला दिया था। हमारा बच्चा है वो, तू होती कौन है उसे गोद में लेने वाली? निकल यहाँ से। सरोज जी जो रसोई में थी सब सुनकर दौड़ी आई। रुको, रेखा कहीं नहीं जाएगी। आप बीच में बताइए मम्मी जी, या तो ये रहेगी या हम। हाँ, हम इस घर में इसके साथ नहीं रह सकते। सरोज अब और नहीं झेल सकी, उनका बदन कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक है, अगर सच जानना चाहती हो तो सुनो। आज तक जो बिट्टू को अपना बेटा समझती आई हो ना, वो तुम्हारा नहीं है कविता। क्या मतलब? जिस दिन कविता का बेटा पैदा हुआ था, उसी दिन रेखा ने भी एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन कविता का बच्चा मृत पैदा हुआ था। कविता और निधि एक दूसरे को देख रही थी, आंखें फैलती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि यह सदमा कविता की जान ले सकता है। हम टूट चुके थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी जैसी बहू मुझसे छीन जाए। उसी वक्त रेखा ने अपना बच्चा हमें दे दिया। हाँ, मैंने दिया था। मुझे लगा था मेरी कोख से जन्मा बच्चा अगर किसी की जान बचा सकता है तो शायद मेरी ममता सच्ची होगी। बिट्टू मेरा बेटा नहीं है। नहीं, वो रेखा का बेटा है, लेकिन उससे कभी हक नहीं जताया, कभी सच नहीं बताया, क्योंकि वो चाहती थी कि तुम बिट्टू को माँ का प्यार दो। रेखा
फूट फूट कर रोने लगी थी। उसकी आंखें लाल थी लेकिन उसमें कोई गुस्सा नहीं था, बस ममता थी। मुझे कोई हक नहीं चाहिए था, बस उसे हंसता देखना चाहती थी। कविता और निधि अब फूट पड़ी। माफ कर दो रेखा, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा। हमने सोचा था तुम ज्यादा घुसने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम तो खुद को मिटा रही थी हमारे लिए। बिट्टू अब भी रेखा की गोद में था। उसने रेखा के गाल पर हाथ रखा। मम्मा अब रो रही हो? रेखा ने बिट्टू को सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, मम्मा तो बहुत खुश है, बहुत खुश। कविता और निधि पास आई और रेखा को गले से लगा लिया। आज पहली बार लग रहा है कि ये घर वाकई एक परिवार है। उस दिन के बाद से बिट्टू को 3 माएं मिल गई और रेखा को अपनी खोई हुई पहचान, अपने हक की नहीं, प्यार की।